इस सभागार में उपस्थित डॉक्टर रत्नावली कौशिक जी, यहाँ के संयोजन कर रहे श्री रूपेश कुमार शुक्ला जी, प्रोफेसर अनु सिंह जी, जिनके बड़े प्रबल आग्रह के कारण मुझे समय निकालकर यहाँ आना पड़ा, और इस कार्यक्रम में अपनी महत्वपूर्ण योगदान देने वाले, यद्यपि वो यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, श्री गोविंद व्यास जी, और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित बहनों, भाइयों और हमारे युवा साथियों। आज जो आपका विषय है वो है ढाई आखर। ये इतना सुंदर और सारगर्भित विषय है कि ढाई अक्षर सिर्फ भारतीय भाषाओं में होते हैं। किसी विदेशी भाषा में आधा अक्षर देखा है? नहीं, वहां सिर्फ बाइनरी चलती है, 01 01 01 ABCD, आधा अक्षर और मात्रा पाई। ये सिर्फ संस्कृत, हिंदी और भारतीय भाषाओं में ही पाई जाती है। अब आप कहेंगे आधा होने में कौन सी खास बात? खास बात यह है कि जब ध्वनियों का समायोजन होता है तो उसके लिए कंप्लीट वर्ड नहीं, हाफ वर्ड, और हाफ के अलावा 1/4 स्वर उसकी भी आवश्यकता होती है। जैसे आपने देखा ना, हलंत लगा होता है, आधा सा, पूरा सा, शाह षटकोण वाला, शाह शरीफे वाला, वहां तो एक ही है एस, बाकी तो कुछ है नहीं। तो आप ये समझिए कि जब ढाई अक्षर आपने कहा तो ये दर्शाता है कि भारतीय भाषाओं की कितनी गंभीरता और इस चीज का प्रभाव क्या रहता है। इसीलिए आप देखिए, अनादिकाल से आज तक भारत की भाषाओं का जो साहित्यिक विकास और क्रमिक विकास हुआ है, उनमें इन अक्षरों की महत्ता, इन अक्षरों की गुणवत्ता और इन अक्षरों की ध्वन्यात्मकता बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ती है। इसीलिए हमारे यहां वैदिक काल में सारे मंत्र छंद में लिखे गए हैं। इसीलिए आपने सुना होगा वैदिक मंत्रों का सस्वर पाठ, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द सिविलाइजेशंस एंड रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, कहीं सस्वर पाठ नहीं होता है। मतलब किसी के प्रति अन्यथा भाव नहीं कह रहा हूं, आपने किसी दूसरे धर्म ग्रंथ का सस्वर पाठ, रिसाइटल नहीं सुना होगा, सिर्फ पास होता है, पाठ होता है, यानी सरमन होता है, तकरीर होती है, स्वर नहीं होता है। हमारे यहां स्वर वेदों में छंदों से शुरू होता है, संस्कृत में अनेकानेक छंदों में आता है, हिंदी साहित्य में छंदों में आता है, रामचरितमानस की चौपाइयों में आता है, वहां से लेके भजन के स्वरों में आता है, और फिर अभी कुछ समय पहले आपने जो सत्र देखे होंगे, बॉलीवुड के गीतों में भी आता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो हिंदी सिनेमा है उसमें गाने बहुत होते हैं। अंग्रेजी फिल्मों में कितने गाने देखे हैं? उसका एक कारण यह भी है कि गाने का स्कोप ही कम होता है। जब वॉवेल कम होंगे, स्वर के भिन्न भिन्न आयाम नहीं होंगे, तो मानी हुई बात है कि आपके पास ध्वनि का आयाम कम होगा। और यह ध्वनि का जो आयाम होता है, ये सिर्फ स्वर के लिए नहीं। तो अगला प्रश्न उठता है, स्वर की जरूरत क्या है भाई? आप कहेंगे ना कि रिदमिक पार्ट की आवश्यकता क्यों है? वो आवश्यकता इसलिए है कि संसार में जो कुछ भी है वो रिदमिक है। आपकी सांसें रिदम में हैं, हृदय की धड़कनें रिदम में हैं, आपके शरीर के सारे अंग रिदम में चल रहे हैं, आपके शरीर में खून रिदम में बह रहा है। वहां से लेके आपके सारे सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वहां से लेकर उस सिस्टम के अंदर काम करने वाले सारे अंग, हार्ट, लिवर, किडनी, सब रिदम में काम कर रहे हैं। उसके अंदर जितने टिश्यूज हैं, उन टिश्यूज के अंदर होने वाले बायोलॉजिकल रिएक्शन के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन, वो भी एक सर्टेन रिदम में काम कर रहे हैं। और उसके अंदर चेंज होने वाले मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स के अंदर काम करने वाले एटम्स, और एटम के अंदर न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिदम में काम कर रहे हैं। और वहां से आप शुरू करिए तो आपकी धरती का अपने एक्सिस पे घूमना एक रिदम में है, धरती का
सूर्य के तरफ चारों तरफ घूमना एक रिदम में है, इस सौर मंडल का गैलेक्सी के सेंटर की तरफ, गैलेक्सी के सेंटर का मिल्की वे के सेंटर की तरफ, वहां से लेके ब्रह्मांड, सब कुछ रिदम में है। अब यही चीजें भाषा सिखाती है। अंग्रेजी में डूम वर्ड होता है प्रलय के लिए, और हिंदी, संस्कृत और भारतीय भाषाओं में क्या शब्द है? प्रलय। यानी जहां लय समाप्त हो गई वहां प्रलय हो गया। जैसे ही लय आई वैसे ही संपूर्ण जीवन आ गया। इसलिए सारा साहित्य लय में है। अब सोचिए, जब 2.5 अक्षर वर्ड आपने प्रयोग किया तो सबसे फेमस जो दोहा है इसके लिए, वो सब आपने सुना होगा कि पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ अब आजकल तो ये ऐसा 2.5 अक्षर युवा पीढ़ी को पढ़ाया जा रहा है कि उसको तो ऐसी विचित्र परिभाषा पढ़ाई जा रही है, कहते हैं साहब वो प्रेम था और फिर ब्रेकअप हो गया। अरे भाई, जो प्रेम है उसमें ब्रेकअप नहीं हो सकता, और जो ब्रेकअप हो जाए वो प्रेम नहीं हो सकता। इस तरह बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए कि जो आपको प्रेम के रूप में अक्षर पढ़ाया जा रहा है वो 2.5 अक्षर नहीं है, वो कोई बड़े छल से भरा हुआ अक्षर है। चाहे वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी पढ़ा रही हो, या अल्ट्रा लेफ्टिस्ट स्ट्रेटजी पढ़ा रही हो, या कोई दूसरे प्रकार की आइडियोलॉजी पढ़ा रही हो, वो केवल आपके दिमागों को कैप्चर करने के लिए किया जा रहा है, एक प्रयास मात्र है। और इसको अगर समझना है तो इसका उत्तर भी साहित्य में ही है। जैसे एक बड़ा फेमस शेर है जिसमें कहा गया है, और शायद वसीम बरेलवी साहब का है, कि माना मुझे अपना हाल बयां करना नहीं आता, तुझे भी तो उसे एहसास करना नहीं आता। माना मुझे अपना हाल बयां करना नहीं आता, तुझे भी तो उसे एहसास करना नहीं आता। वो दिन गए जब मोहब्बत हुआ करती थी जान की बाजी, अब कोई बिछड़ जाए तो कोई मर नहीं जाता। अच्छा, मर नहीं जाता तो ठीक है, अब तो मार के काट के टुकड़े में करके सूटकेस में बंद कर देता है। मतलब वो जो पुराना फिल्मों का गीत था ना, कि आंखों से जो उतरी है दिल में तस्वीर है एक अफसाने की, और खुद ढूंढ रही है शम्मा जिसे क्या बात है उस परवाने की। तो आज की युवा पीढ़ी को ध्यान रखना चाहिए, आंख से उतर के अफसाना कब सीमेंट के ड्रम में पहुंच जाएगा पता नहीं लगेगा। तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट इट। और इसका उत्तर आपको भारतीय संस्कृति और हमारे साहित्य सब में मिलेगा। इसका उत्तर आपको और संकेत आपको रामायण की कथा में मिलेगा। रामायण में जब रावण सीता हरण के लिए आया था तो साधु का वेश धर के आया था, वो साधु था नहीं, वो राक्षसी वेश में नहीं आया था। तो मैं बच्चियों से कहना चाहूंगा, बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जो दिख रहा है उसको फेस वैल्यू पे लेने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा कि बिटिया इस संसार में संभल के चलियो जाए, ना जाने किस भेष में कब रावण मिल जाए। मगर इसी के साथ साथ मैं बच्चों से भी कहना चाहूंगा, यानी बॉयज से, उनको भी इस मुगालते में रहना चाहिए। हम तो बड़े स्मार्ट हैं, हम तो बड़े समझदार हैं, हम तो इमोशनल नहीं होते, वी विल बी एबल टू मैनेज एवरीथिंग। अरे आजकल ऐसी ऐसी जगह फंस रहे हैं जहां भागने का रास्ता नहीं मिल रहा है। तो मैं बेटों से भी कहना चाहूंगा कि बिटवा इस संसार में संभल के चलियो जाए, ना जाने किस मोड़ पे कब सूर्पणखा मिल जाए। अब आप ये कहेंगे कि भाई आपने समस्या तो बता दी, समाधान क्या है इसका? तो समाधान भी रामायण में ही है। भगवान राम की दिनचर्या का जब वर्णन रामचरितमानस में है तो क्या लिखा है कि प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। तो इस सीक्वेंस को समझ लीजिए। सबसे पहले मातु, जब ऐसी कोई प्रॉब्लम आए या आपको मन में ऐसा कोई विचार उठे, सबसे पहले माता से डिस्कस करिए, फिर पिता, फिर गुरु, तब डिसाइड करिए। क्योंकि ये भी बात समझ लीजिए, आपने वो सब तो बड़े बड़े शेर सुने होंगे ना, कि ये इश्क है वो आतिश गालिब जो लगाए तो लगे पर बुझाए न बुझे, वो कहन खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूबगा जो डूबा वो पार।
परंतु यहां पर भी एक प्रकार का एक छलावा है भारतीय हिंदी साहित्य में। इन्हीं भावों को किस रूप में कहा गया है? अज्ञे जी की एक कविता है जो कहती है कि जब आप प्रेम का प्रयास करते हैं तो उसकी दो ही परिणति होती है। अगर सफल हो गए तो वो एक हाला की तरह हो जाती है, यानी शराब की तरह, बड़ा खुशी मिलती है। और वो सॉरी, हाला मतलब वो उसका शराब की तरह हो जाती है। और अगर असफल हो गए तो वे कड़वे रस के प्याले की तरह हो जाती है। परंतु वो वास्तविकता में क्या है? उस कविता में वो कहते हैं कि वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है, वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा या प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। आज हमें समझना चाहिए कि भारत, अब ये बताइए, वो तो आपने बड़ा अच्छा लगा कि जो उतरा सो डूबगा, जो डूबा वो था पार, मगर वही अगर बिहारी लाल कहते हैं, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। यानी भगवान कृष्ण में जितना एकाकार होते चले जाएंगे उतना आपके अंदर की उज्ज्वलता बढ़ती चली जाएगी। अब ये मैंने सिर्फ इसलिए आपको उदाहरण दिया कि जो आपका शीर्षक है उससे जुड़े हुए जो संबंध हैं वो कितने गहरे और भाषा और साहित्य के ऊपर क्या गहरा प्रभाव है। परंतु अब यहां एक और चीज समझने की है, साहित्य का प्रभाव सिर्फ प्रेम और इस प्रकार के सांगारिक विषय के लिए नहीं रहता है, उसका एक दूसरा भी प्रभाव होता है। जैसे आप सबने सुना होगा आल्हा। आल्हा के अंदर इतना जोश है, जो परमाल रासो जो जगनिक ने लिखा था उसका एक पार्ट है जिसको आलखंड कहते हैं, जिसमें आल्हा और उदल की जो वर्णन है। जब ब्रिटिशर्स आए तो उनको लगा कि ये कौन सी ऐसी चीज है, इसको सुनकर सब सिपाहियों में जोश आ जाता है। तो फर्रुखाबाद के एक कलेक्टर हुआ करते थे मिस्टर इलियट, उन्होंने कई लोगों को बैठाला, क्योंकि तब तक वो रिटन ट्रेडिशन में था नहीं, वो ओरल ट्रेडिशन में था। अब देखिए मैं क्यों बता रहा हूं आपको, साहित्य के आधार पर ही बता रहे हैं, साहित्य का क्या प्रभाव पड़ता है इसमें। उन्होंने 10-12 लोगों को बैठ के लिखवाया। 10-12 से क्यों लिखवाया? ताकि किसी से कोई गलती हो जाए किसी की तो वो क्रॉस चेक हो सके कि यही ओरिजिनल टेक्स्ट है। लिखवा के फिर उन्होंने उसको प्रिंट करवाया और सारे सिपाहियों को बंटवाया। अब बताइए उसके अंदर ऐसी ऐसी बातें थी, जैसे एक लाइन है कि का गति बरनौ बग उदल की, जहकी मार सही ना जाए। यानी बाघ रूपी उदल की महिमा का क्या गति का क्या वर्णन किया जाए कि का गति बरनौ बग उदल की, जहकी मार सही ना जाए, और एक का मारे दुई मर जावे, तीसर खौफ खाए मर जाए। तो उन्होंने देखा कि इतना जोश है यहां पे, तो फिर जानते क्या होता है, कई बार ये जो वेस्टर्न वे ऑफ थॉट प्रोसेस है वो लिटरेचर को भाव से नहीं रिलेट करता, वो लिटरेचर को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करने लगता, और यहीं पे गलती होती है। भारतीय परंपरा में बहुत स्पष्ट डिमार्केशन है, एक है शास्त्रोक्त और एक है लोकोक्त। यानी शास्त्रोक्त मतलब जिसमें वेद पुराण उपनिषद आते हैं, वेद हैं उपनिषद हैं, यानी फंडामेंटल चीज, और एक है लोकाचार जो समय के अनुसार बदलता रहता है, उसमें हमें इसमें नहीं जाना कि ये सही है कि नहीं। जैसे आपके शरीर में एक आत्मा है जो शाश्वत है और शरीर समय के अनुसार बदलता है, तो इसीलिए कोई ये कहेगा कि उसी आल्हा में ये लाइन है कि दगी सलामी दो दलनमा धूना गवा सरग मंडराए। अब आप कहेंगे उस जमाने में तोपे थी या नहीं थी, ये इशू ही नहीं है, क्योंकि वो कालांतर में बाद में प्रयोग हुआ है। क्योंकि अब मैं आपको बताऊं उस आला में यह भी लिखा हुआ है लास्ट में कि वह आला सच्चा भैया जी इलियट साहब दीन लिखा है। क्योंकि फाइनली उसको जो प्रिंट कराया वो तो इलियट साहब तो नहीं थे ना, मगर ये एक लोकाचार है, लोक संगीत है, लोक परंपराएं हैं जो समय के अनुसार बदलती रहती हैं। उसमें इस बात का महत्व नहीं है कि ऑब्जेक्टिविटी क्या थी, इसमें इस बात का महत्व है कि प्रभाव क्या था। हाँ, ऑब्जेक्टिविटी देखनी है तो आपको पता परमाल रासों में कितने शब्द हैं? 2,76,000। और शेक्सपियर ने अपने पूरे साहित्य में कितने शब्दों का प्रयोग किया है?
12,000 से लेके 18,000 और मैक्सिमम 30,000 जो हेमलेट में प्रयोग किए हैं, यानी उनकी रेंज 12,000 से 30,000 है। परमाल रासों में 2,76,000, कामायनी में जयशंकर प्रसाद ने 2,40,000 शब्द लिखे हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने 1,16,000 शब्द लिखे हैं। उसके बावजूद शेक्सपियर बड़े नहीं हैं। शेक्सपियर बड़े हैं, कहा जाता शेक्सपियर, कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, जबकि कालिदास तो इन सबसे कहीं बड़े कवि हैं। मगर देखिए दिमाग में कैसे भरा हुआ है कि कालिदास वॉज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अच्छा, उसमें उपमाएं कितनी है वो तो एक अलग विषय है। मतलब अंग्रेजी साहित्य में उपमाएं बहुत कम है हिंदी साहित्य के मुकाबले या संस्कृत साहित्य के मुकाबले, परंतु उस साहित्य की गहराई को अगर समझना है, और जो मैंने कहा कि जो जोश दिलाता है, तो क्या होता है आज का दिन देखिए, क्या संयोग बताता है। आज है 29 मार्च। आज ही के दिन 1857 में मंगल पांडे ने बैरकपुर की छावनी में 2 ब्रिटिश अधिकारियों को गोली मारी थी और वहीं से भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का उद्घोष हुआ था। तो मैं कह सकता हूं आज का दिन हमें उस चीज का स्मरण भी कराता है। और उल्लेखनीय बात यह है कि जिन विचारों ने कभी उसको स्वतंत्रता संग्राम कहा ही नहीं, जिन्होंने उसको म्यूटिनी, सिपाही म्यूटिनी, रिवोल्ट या गदर कहा, उन विचारों ने हमें हमारी भाषा की अस्मिता, श्रेष्ठता और प्रभावकता को बहुत नीचे करके दिखा दिया। आज पूरी दुनिया में आप देखिए, जो हिंदी भाषा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव आ रहा है और चैलेंज क्या है ये हमें समझना चाहिए। जैसे भाषाओं के अंदर बहुत सारी हमारी जो सहयोगी भाषाएं होती हैं या हिंदी से निकली हुई भाषाएं हैं या हिंदी भाषा की उपभाषाएं हैं, उनको लेकर भी लड़ाई लगवाने का प्रयास किया जाता है। जैसे मैथिली है, भोजपुरी है, मागधी है, अवधी है, ब्रज भाषा है, राजस्थानी, हरियाणवी, छत्तीसगढ़ी। अब कहा जाता है सबको अलग 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 भाषा का मान्यता दी जाए। यह विचार हो सकता है, परंतु जरा अब इसको आप गहराई से समझिए। आज वर्ल्ड में हॉलीवुड के बाद सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री कौन है? बॉलीवुड। तो जो इतना बड़ा वेट क्रिएट हो गया है इस कॉमर्शियल जगत में, उस वेट को कुतर कुतर कर छोटा करने का प्रयास भी इसमें संभव है। तात्कालिक रूप से देख सकते हैं, परंतु हमें ध्यान रखना चाहिए सभी भाषाएं अपने साथ उभरें, मगर सबकी एकजुटता भी बनी रहनी चाहिए। और फिर मैं पुनः कहता हूं, हो सकता किसी को अन्यथा लगे, अरे हिंदी भाषा के मीडियम में तो बच्चे कम पढ़ रहे हैं। आप सोचिए कि और भाषाएं बन जाएंगी तो दिल पे हाथ रख के कहिए कि उन भाषाओं के माध्यम में कितने बच्चे पढ़ेंगे और 50 साल बाद क्या होगा। भाषाओं की प्रतिस्पर्धा में भाषा ही समापन की तरफ बढ़ जाएगी। इसलिए इसको गहराई से समझना चाहिए। और वैसे भी सभी भाषाओं का अपना अपना महत्व है, मगर आज ये भी एक संयोग देखिए कि जिन भाषाओं में, हिंदी की ही से जुड़ी जिन भाषाओं में गहरा साहित्य लिखा गया, उन भाषाओं की मार्केट डिमांड नहीं है। सारा कृष्ण भक्त साहित्य ब्रज भाषा में है, सारा राम भक्त साहित्य अवधी भाषा में है, और मैथिली में बड़ा रिच साहित्य है। मैं कोई नाम नहीं लूंगा, मगर इन भाषाओं के आपने ना वीडियो कैसेट देखे होंगे, ना ऑडियो, ना उस पर डिमांड, ना उस पर डिमांड। इसकी बजाय दूसरी भाषाओं में केवल हल्के फुल्के फिल्मी गानों के आधार के ऊपर उनकी डिमांड। जरा यह भी समझना चाहिए कि इनके द्वारा हमारी भाषाओं के अंदर का जो समृद्ध लोक साहित्य है उसको किनारे किया जा रहा है और दूसरी चीज आगे बढ़ती जा रही है। और इसके लिए हमें सीखना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। मैं इस बात के लिए प्रशंसा करना चाहूंगा कि उर्दू भाषा में मुशायरों का लेवल नहीं गिरा पिछले 50 साल में। हमारे यहां कवि सम्मेलन, फिर हास्य कवि सम्मेलन में बदले, हास्य कवि सम्मेलन लाफ्टर शो में बदले, लाफ्टर शो स्टैंड अप कॉमेडियन में बदले, और वो फुहड़ता और अश्लीलता में बदल गए। इसलिए अगर आप क्वालिटी साहित्य की
उस पे नियंत्रण रखने का प्रयास नहीं करेंगे तो भाषा कब बिखरती फिसलती हुई अपने मूल स्वरूप को खो देगी और भटक जाएगी, यह ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। आज के समय में हम लोग एक और दृष्टि से भाग्यशाली हैं कि वर्तमान समय में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर हिंदी बोलते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पहले विदेश मंत्री थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में बोला था। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर हिंदी में भाषण दिया। फिर सुषमा स्वराज जी के समय में यूएन के ट्वीट्स हिंदी में आने शुरू हुए। नरेंद्र मोदी जी ने लगातार भाषण तो हिंदी में दिए ही, वो भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी हिंदी में जाके भाषण दिया। और आपने देखा होगा दुनिया में जहां भी जाते हैं वो हिंदी में बोलते हैं। और एक मामले में मोदी जी की उपलब्धि अटल जी से बेहतर है, क्योंकि अटल जी तो हिंदी भाषी क्षेत्र के थे। उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था और कर्मभूमि उत्तर प्रदेश रही, और मोदी जी गैर हिंदी भाषी क्षेत्र गुजरात से हैं। और इसके बावजूद अगर आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और यहां मैं साफ कहना चाहता हूं, किसी भारतीय भाषा से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। ये आजकल ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे भाई भाई और भाई बहनों में लड़ाई लगाने वाले बाहर वाले बहुत रहते हैं और समझाते हैं कि नहीं हम तुम्हारे हितैषी हैं, तुम अपने घर के भाई बहनों से लड़ जाओ। उनका उद्देश्य क्या होता है, आपको चकमा देकर या आपको बेवकूफ बनाकर घर की संपत्ति हथियाना। तो ये जो भाषाओं में लड़ाई लगाने का प्रयास है, इसको भी समझना चाहिए। वर्तमान समय में मोदी जी की सरकार आने के बाद गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी एक इनिशिएटिव लिया है। अब राज्यों को जो पत्र जाते हैं सेंटर से, पहले सिर्फ इंग्लिश में जाते थे, अब उस राज्य की प्रथम भाषा में भी जाते हैं। और अब संविधान में अनेक भाषाओं में संविधान का अनुवाद हुआ, जिसमें संस्कृत के साथ साथ बांग्ला सभी का अनुवाद हुआ। कई भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज की मान्यता दी गई, जिसमें बंगाली, असमिया, मराठी, तमिल तो खैर पहले से ही थी, उनको मान्यता दी गई है। तो भारत की जो भाषाई समृद्धता है, नई इकोनॉमिक पॉलिसी में, नई एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है कि जो 5वीं कक्षा तक की शिक्षा है वो मूल भाषा में दी जाएगी। इससे असर क्या पड़ता है? अब देखिए, मैं एक बार अमेरिका में था तो एक अमेरिकन ने हमसे कहा कि इंडियंस आर वेरी गुड इन इंग्लिश। तो हमने कहा हमारे इंग्लिश पढ़ाई जाती है सिलेबस में। पहले उन्हें आश्चर्य होता, क्योंकि आप अमेरिका जाएंगे तो कोई भी आप अंग्रेजी में बात नहीं करता, जापान वाला जापानीज में बोलता, फ्रेंच वाला फ्रेंच, वो लोग उनकी गरज है कि वो ट्रांसलेट कराएंगे। हमारा वाला जाके पटर 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 अंग्रेजी में शुरू हो जाता है कि जैसे हमारी गरज है उनको इंप्रेस करना कि हम कितना अमेरिकन एक्सेंट में इंग्लिश बोलेंगे। पर अब उसने हमसे क्या बात कही, उसने कहा आई एम इम्प्रेस्ड दैट द इंडियंस आर वेरी गुड इन इंग्लिश, बट आई एम अमेज्ड व्हेन द टू इंडियंस आर टॉकिंग व्हाई दे आर टॉकिंग इन इंग्लिश। I have not seen two Chinese talking in English. I have not seen two Japanese talking in English. I have not seen two Italian, French or Germans talking in English. But I am astonished that when two Indians are talking between themselves, why they are talking in English? ये है हमारा गुलामी की मानसिकता। अरे अमेरिका तो छोड़िए, दिल्ली में भी दो लोग एक दूसरे से बैठ के अंग्रेजी में बात करने लगते हैं। अंग्रेजी में बात करना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आपस में क्यों बात कर रहे हो। और मैं कहता हूं भाषा क्या सिखाती है, भाषा क्या बताती है, यह भी समझने की आवश्यकता है। देखिए, जब आपको गुस्सा आता है या थोड़ा आप जोश में आते हैं तो आपके मुंह से क्या निकलता है, नथिंग पर्सनल, स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल। तो अंग्रेजी प्रोफेशनल की भाषा है जिसमें कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं है, तभी यह शब्द आता है। आप ये नहीं कहते हैं कुछ व्यक्तिगत नहीं, पूर्णतः व्यावसायिक। ये वर्ड सुना है क्या? नहीं है ना। अब आइए साहब, आप चिट्ठी लिखते हैं। अब आजकल तो चिट्ठी नहीं लिखता, ईमेल के ज़माने में लोग चिट्ठी कहाँ लिखते हैं। हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे चिट्ठी लिखते थे घर में, तो अंग्रेजी में लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, डियर फादर, डियर मदर। चूंकि अंग्रेजी भाषा में डियर ही शब्द है, पर भारत में फादर या मदर को डियर लिखना बहुत उचित नहीं माना जाता, तो रेस्पेक्टेड फादर, रेस्पेक्टेड मदर लिखा गया। दिस इज नॉट द ओरिजिनल इंग्लिश, दिस इज द इंडियन वर्जन ऑफ दैट इंग्लिश। तो ओरिजिनल इंग्लिश कहती है हाई डैड, हाई मॉम, डियर फादर, डियर मदर। और जब आप हिंदी में
या भारतीय भाषा में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? पूज्य पिताजी या पूज्य माताजी सादर चरण स्पर्श। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन हाय डैड, हाय मॉम, डियर फादर, डियर मदर एंड पूज्य पिताजी सादर चरण स्पर्श। भाषा ये सिखाती है। और फिर जो मैंने आपको बताया, भाषा और भी बहुत कुछ सिखाती है, जो मैं पहले भी बोल चुका हूं, उसको रिपीट करता हूं कि आपने वर्ड सुना होगा, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ऐसी कोई कहावत किसी भारतीय भाषा या हिंदी में नहीं है कि युद्ध और प्रेम में सब कुछ उचित अनुचित है। इसकी जो हिंदी वर्जन आप सुनते हैं वो है, जंग और इश्क में सब कुछ जायज है। ना जंग हिंदी का शब्द है, ना इश्क हिंदी का शब्द है, ना जायज हिंदी का शब्द है। ये तीनों फारसी भाषा के शब्द हैं जो उर्दू में कोऑप्ट किए गए हैं, क्योंकि हमारे यहां ये जायज नहीं है। हमारे यहां प्रेम और युद्ध दोनों में सब कुछ जायज नहीं है। युद्ध की एक मर्यादा है और प्रेम का एक परित्याग है। इसलिए यह भाषा भी बताती है कि आप किस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। अब उदाहरण के लिए, हम तमाम चीजों का अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं या किसी दूसरी यूरोपियन भाषा में, तो हम उस पर हंसते हैं। तो हम ये भी कहेंगे कि आप जरा हमारे शब्दों का अनुवाद करके दिखाइए। जैसे शिक्षक का ट्रांसलेशन टीचर है, गुरु का कोई ट्रांसलेशन ही नहीं है। तो गुरु का तुम्हारे यहां कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तुम्हारे यहां सिर्फ शिक्षा का कॉन्सेप्ट है। अब आप कहेंगे गुरु और शिक्षा में क्या अंतर है? फंडामेंटल डिफरेंस भाषा क्या बताती है, इसको आपको समझना चाहिए। शिक्षा या एजुकेशन ये कहती है, यू इम्पार्ट सर्टेन सेट ऑफ नॉलेज इन योर माइंड एंड दैट चेंजेस योर विजन एंड नॉलेज। बस यही टीचिंग है, यही तो शिक्षा है ना। इसके लिए कोई बहुत टीचर की जरूरत नहीं है। आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हों, आपका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जागृत हो जाए, एक साल में उसकी 20-25 किताबें पढ़ लीजिए और आज के ज़माने में नेट पे जाके रोज स्टडी करिए। अगर आपको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है तो एक साल में इकोनॉमिक्स के अच्छे ज्ञाता हो जाएंगे। फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्ट है तो 1-1.5 साल में आप फॉरेन पॉलिसी ज्ञाता हो जाएंगे। यू डजंट नीड एनी टीचर। पर गुरु का काम सिर्फ नॉलेज देना नहीं है। इस पे वेस्ट का कॉन्सेप्ट और हमारा कॉन्सेप्ट फंडामेंटली अलग है। वो क्या है? वेस्ट कहता हमारा दिमाग खाली था, फिर हमने नॉलेज लेनी शुरू की। तभी तो कहते हैं जो जो आप सीखते हैं, जो तो आपकी नॉलेज बढ़ती है, विजडम आगे बढ़ता है और आप इवॉल्व करते जाते हैं। हमारे यहाँ कहा गया ठीक उल्टा, हम नॉलेज से परिपूर्ण थे, माया का आवरण उसके ऊपर आ गया था। जो जो माया का आवरण हटता जाता है, त्यों त्यों वह नॉलेज का जो असली स्वरूप है वो उभरता जाता है। यानी हम कोई स्लेट नहीं थे जिस पर कुछ लिखना है, हम एक चमकते शीशे थे जिस पे माया की धूल पड़ी थी। गुरु का काम सिर्फ उस धूल को हटाना है। अब आप समझिए ऐसा क्यों, इसका भी उत्तर इसी में है। शिष्य का अंग्रेजी में शब्द है डिसाइपल, मगर हिंदी में शब्द क्या है? शिष्य। आप में से कितने लोगों को पता है शिष्य शब्द का ओरिजिन कहां से? यह शेष शब्द का एडजेक्टिव है। शेष जिसका मतलब होता है बचा हुआ, रेजिडुअल। तो गुरु का काम क्या है? उसके अंदर से सारा का सारा माया का अज्ञान निकाल दिया, जो शेष बचा वो शिष्य था। इसलिए हमारे यहां नॉलेज का मतलब निकालना है, नॉलेज का मतलब देना नहीं है। इसीलिए हमारे यहां गुरु की परिभाषा क्या है कि गु शब्दस्तु अंधकार स्यात्, रु शब्दस्तन निवर्तिका, और अंधकार निवर्तित्वात् गुरु रित्य विधीयते। यानी गु का अर्थ है अंधकार और रु का अर्थ है हटाना। जो उस अंधकार को हटा दे तो वह काम गुरु का होता है। और इसलिए आप यह भी समझिए, आप सबने वो श्लोक सुना होगा, कभी ध्यान नहीं दिया होगा। जो मैं बात कह रहा हूं ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। गुरु का पूरा प्रोसेस क्या होता है वो कहता है, आपने श्लोक सुना होगा ना, पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो गुरु कहता है यह पूर्ण है, पूर्णमिदं पूर्णमदः, मैं पूर्ण हूं, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, मुझे पूर्ण में से पूर्ण निकालना है, पूर्णस्य पूर्णमादाय, मैंने पूर्ण में से पूर्ण निकाला, और जो बचा पूर्णमेवावशिष्यते, जो शेष बचा वो पूर्ण था। मतलब आई हैव, ही इज इंफिनिटी, आई एम इंफिनिटी, I have to take infinity out of the infinity, and when you took infinity out of the infinity, the residual is infinity. और इसीलिए आप इसको समझिए कि हम, इसलिए मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया कि अगर आप भाषा को समझते हैं
तो उन गहराइयों को भी समझना शुरू करते हैं और तब आपको समझ में आता है कि इस भाषा के अंदर किस प्रकार का महत्व है और इस भाषा के अंदर कैसा दर्शन है। जैसे उदाहरण के लिए आप फिलॉसफी शब्द कहते हैं तो फिल का मतलब होता प्रेम करने वाला और सोफिया का मतलब नॉलेज। अब बस जो चीज सीखनी उस नॉलेज में डूब जाओ। हमारे यहां नॉलेज की प्रशंसा नहीं की गई है, हमारे यहां ज्ञान और बुद्धि की परीक्षा नहीं है, प्रज्ञा और विवेक की आराधना की गई है। हमारे यहां संकल्प का महत्व किया गया है। इसीलिए फिलॉसफी का हिंदी में क्या शब्द है? दर्शन शास्त्र। यानी सत्य है, सिर्फ उसका दर्शन करना है। कुछ ऐसा नहीं कि आपको उसमें सत्य सामने है, बस सामने से पर्दा हटा और वह सत्य आपको दिखने लगता है। इसलिए हमने कहा कि जब आप भाषा को समझने का प्रयास करते हैं तब आपको बहुत सारी चीजें स्वतः समझ में आती। और इस भाषा में अब एक और बात समझिए, आप कहेंगे सभी थोड़ी फिलोसॉफिकल सी बात होती जा रही है। हमारे यहां गुरु शिष्य का संबंध जानते क्या रहता है? वेस्टर्न थॉट प्रोसेस में यह है कि कोई बोलेगा और अगला उस नॉलेज को माइंड में ग्रहण कर लेगा, बस दैट इज सफिशिएंट, हो गया प्रोसेस कंप्लीट ना। हमारे यहां कहा गया है कि दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ 4 स्टेजेस ऑफ एक्वायरिंग रियल नॉलेज। पहली स्टेज क्या है कि गुरु शिष्य को कुछ बताता है, जिसको आप लेक्चर देना या कोई बात कहना कहते हैं, तो वो बताता है कि त्वम तदसि, तुम वो हो। अब वो क्या है? तो पहले वो उसको तरह तरह के नॉलेज, ज्ञान, जिसको आप डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के डायमेंशंस ऑफ नॉलेज कहते हैं, उसके द्वारा बताता है। तो उसके अंदर का इंटेलेक्ट डेवलप होता है और वो क्या है उसे समझने में थोड़ी स्थिति आती। अगला स्टेज आता है। अब अगले स्टेज पे सिर्फ मेंटल लेवल पे ग्रहण नहीं करना है, अब उसे थोड़ा सा अनुभव भी करना है, अनुभूति भी करनी है। तो क्या होता है, अगले स्टेज पे गुरु उसको बताता है कि त्वम ब्रह्मास्मि। अब वो कहता है कि अच्छा वह ब्रह्म है। पहले वो कहता त्वम तदसि, फिर वो कहता है कि तत्वमसि, यानी मैं वो तत्व हूं। अब वो तत्व जो हूं, त्वम ब्रह्मास्मि थर्ड स्टेज पे आएगा। वो तत्व क्या है? ये पार्शियली अनुभूति का विषय, पार्शियली समझने का विषय है। तो अब वो गुरु की लेक्चर भी सुन रहा है और गुरु के साथ उठना बैठना, उसके साथ वाइब्रेशन में भी ग्रहण कर रहा है। देन कम्स द थर्ड स्टेज, जिसमें अब ओरल एविडेंस की वैल्यू खत्म होती जा रही है। नाउ एंटरिंग इनटू द रियल्म ऑफ रियलाइजेशन। तब गुरु उसको बताता है त्वम ब्रह्मास्मि। अब ये जो स्टेज है, इसमें उसको गुरु को कुछ बोलना नहीं है, बस शिष्य गुरु के साथ उठता बैठता रहता है और वो दोनों एक साथ मिलकर अनुभूति करने का प्रयास करते हैं। जैसे वाईफाई से डाटा ट्रांसफर हो रहा है, जरूरी नहीं है कि स्पीक करके करना पड़ रहा है। देन कम्स द फोर्थ स्टेज। अब न गुरु मूवमेंट कर रहा है न शिष्य मूवमेंट कर रहा है, दोनों एक कमरे में बैठे हुए हैं, दोनों ध्यान लगाए हुए हैं। सडनली शिष्य कहता अहम ब्रह्मास्मि। नाउ द एंटायर स्टेज इज कंप्लीट। ये है क्या वेस्ट के पास? ये ब्रांच ऑफ नॉलेज ही नहीं है, ये ब्रांच ऑफ रियलाइजेशन ही नहीं है। इसीलिए जो नॉलेज इसको ब्रांच ऑफ रियलाइजेशन को देता उसको डिमीन कर दो। अरे ये तो बैकवर्ड है, ये तो हिंदू वे ऑफ लाइफ है, ये हिंदू थॉट प्रोसेस है। पर ये क्या है, जिसके लिए अटल जी ने एक बड़ी प्रसिद्ध कविता लिखी थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। उसकी एक लाइन है कि मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमर दान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान। ये मुक्ति मार्ग और ब्रह्म ज्ञान हम ही ने बताया। मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने दिखलाया ब्रह्म ज्ञान। मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर। मेरे स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकते जगती सौरभ में, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। जब हम इस डायमेंशन में पहुंचते हैं, अब आप कहेंगे साहब ये तो फिलोसॉफिकल सी बात थी, आज की डेट में इसका रिलेवेंस क्या है? अब मैं आज की डेट में आपको इसका रिलेवेंस बताता हूं। आज सबसे हाईएस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी क्या है? एआई। तो एआई सब लोग यूज करते हैं, तो चैट जीपीटी लोग यूज करते होंगे। चैट जीपीटी का जो ओनर है सैम ऑल्टमैन, सैम ऑल्टमैन से क्वेश्चन पूछा गया कि आज के लोग या आज के बच्चे हर क्वेश्चन का आंसर एआई से जानना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन भी है जिसका आंसर एआई के पास नहीं है?
और आपको पता है, तो सैम ऑल्टमैन का आंसर जानते क्या था? द एब्सोल्यूट इक्विवेलेंस ऑफ आत्मन एंड ब्रह्मन। आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। यह आंसर एआई को नहीं पता है, सैम ऑल्टमैन कह रहा मुझे पता है। और यह क्या है? जो आदि शंकराचार्य ने कहा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मे नापरा। ब्रह्म और जीव में कोई भेद नहीं है, वो कह रहा है। अच्छा, आज के जमाने में ऐसी मैकॉले की मानसिकता बैठी हुई है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा ना 10 साल अभी लगेंगे मैकॉले की मानसिकता से बाहर निकलने में, तो वो सोशल मीडिया पे 50 लोग कूद पड़ते हैं, अरे अरे ऐसा कैसे था। कुछ भारत के बारे में अच्छा बोल दो भारतीय भाषाओं में, तो उनसे हजम नहीं होता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, इनको बहुत सारी चीजें हजम नहीं होती हैं, वो उसमें डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। आप सब लोग समझते होंगे, भारतीय परंपरा में गांवों में बहुत सी कहावतें हैं कि इसको ये हजम नहीं होता, उसको वो हजम नहीं होता, तो उनको भारत की कोई अच्छाई हजम नहीं होती, तो क्लिप कटवा गैंग टूट पड़ता है। तो मैं उनके लिए बताना चाहता हूं कि ये सैम ऑल्टमैन का ट्वीट है 27 दिसंबर 2022 2:34 AM का, आप इसे कोई अभी भी जाके चेक कर सकता है, जिसमें वो कह रहा है एब्सोल्यूट इक्विवेलेंस ऑफ आत्मन एंड ब्रह्मन। अब आप आइए, एआई के बाद नेक्स्ट टेक्नोलॉजी कौन सी आ रही है? क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर जिस रफ्तार से काम करने जा रहा है, गूगल ने अपनी एक चिप बनाई विलो, जो कहती है 5 मिनट में वो कैलकुलेशन कर लेगी जो एक नॉर्मल कंप्यूटर को करने में 10⁻24 ईयर्स लगेंगे, यानी मोर देन द एज ऑफ यूनिवर्स। अब यह कॉन्सेप्ट आ रहा है कि अगर ब्रह्मांड की आयु से अधिक तेज गति से कैलकुलेशन हो रहा है, तो कहीं ये पैरेलल यूनिवर्स में तो नहीं हो रहा है। अब यह कहा जा रहा है कि क्वांटम कंप्यूटर हमको क्या कॉन्शियसनेस के दरवाजे पर तो नहीं ले जा रहा है। और यह बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं। 1972 में इंटेल का पहला सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर जिस साइंटिस्ट ने बनाया, वो एक इटालियन ओरिजिन का अमेरिकन साइंटिस्ट था। उसका नाम था फेडरिको फैगिन, FAGGIN। आज भी जीवित हैं, 84 ईयर्स के हैं। और उन्होंने ये कहा है कि क्वांटम कंप्यूटर हमको कॉन्शियसनेस के लेवल पर ले जा रहा है, यानी अब नॉलेज कॉन्शियसनेस के लेवल पे तब्दील हो रही है। वही जो मैंने बताया, पूर्णमिदं पूर्णमदः शिष्य और गुरु अब समझ में आने वाला है। तो हम विश्व गुरु थे नहीं, हैं, और भविष्य में भी यह समझ में आने वाला है। जब कॉन्शियसनेस की बात आएगी तो उसका रिजर्वायर किसके पास है? भैया, जब आईसी इंजन आया तो तेल का जलवा आया, तो मिडिल ईस्ट की लॉटरी खुली। जब क्रिटिकल मिनरल का दौर आया तो चाइना की लॉटरी खुली, क्योंकि चाइना के पास क्रिटिकल मिनरल ज्यादा थे। कॉन्शियसनेस का दौर आएगा तो उसका सबसे बड़ा स्टोरेज भारत में ही है। तो इसलिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है ना, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। तो कम से कम युवा पीढ़ी को समझना चाहिए कि जिस डायमेंशन में दुनिया जा रही है, उस डायमेंशन में भविष्य में क्या होने वाला है। अब जब आप अनुभूति में आएंगे तो एक और बात समझिए, भाषाओं में, ये भाषा पे लड़ाई का भी दौर अब टेक्नोलॉजी खत्म करने वाली है। अब एआई के द्वारा सीधा ट्रांसलेशन संभव हो गया है इन ए स्पैन ऑफ 2-3 ईयर्स। वो बहुत ही उच्च गुणवत्ता का, हाई क्वालिटी का रियल टाइम ट्रांसलेशन किसी भी लैंग्वेज से किसी भी लैंग्वेज में हो जाएगा। लास्ट ईयर प्रधानमंत्री जी ने काशी तमिल संगमम में जो स्पीच दे रहे थे हिंदी में, वो 5 मिनट के लिए लाइव ट्रांसलेट हुई तमिल में। तो भाषाओं पे लड़ाई का युग खत्म हो रहा है। आपने देखा होगा यूट्यूब पे भी अब ऐसे आते हैं, आप केवल बटन दबाइए और वो दूसरी भाषा में आपको बोलने लगता है। एक ने मेरा वीडियो दिखाया कि मैं स्पेनिश भाषा में बड़ा धड़ा 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 बोल रहा था। मैंने कहा भाई, मैं कौन सी है भाषा में बोल रहा हूँ, ये मुझे पता नहीं। मगर वैसे आपको बताऊं, मुझे स्पेनिश भाषा का भी एक वाक्य पता है। वो कैसे? आजकल आप जब मोबाइल पे कॉल करते हैं ना, तो कहता है डायल 1 फॉर इंग्लिश, और हिंदी के लिए 2 दबाएं। जब हम पहली बार अमेरिका गए आज से 25 साल पहले, सन 2000 में, तो तब ये मोबाइल फोन्स नहीं थे, तो और इंटरनेशनल कॉल बड़ी महंगी होती थी। तो जो लोग उस जमाने में गए होंगे वो कॉलिंग कार्ड लेके जाते थे। तो किसी भी फ़ोन पे तो पहले कॉलिंग कार्ड डायल करिए, फिर जो नंबर मिलाना हो करिए। तो जब आप कॉलिंग कार्ड को डायल करते थे तो कहता था डायल 1 फॉर इंग्लिश एंड मार्के 2 पर स्पानियोल यानी डायल 2। इसमें मुझे ध्यान आया, अरे स्पेनिश में भी 2 है। वो कह रहा मार्के 2 पर स्पानियोल, यानी 2 दबाओ स्पेनिश में भाषा के लिए। अब भाषाओं में मैं दूसरी बात आपसे कहता हूं, हिंदी में धुआं शब्द कहते हैं, संस्कृत में धूम। ठीक, आपको पता है धुएं के लिए धूमस शब्द किस भाषा में है? लिथुनियन भाषा में। धूमस।
रशियन लैंग्वेज में 11 को क्या कहते हैं? एकादश। भारतीय कनेक्शन कहां कहां तक किस किस फॉर्म में है? अब सुनिए, रशिया में दो वो हैं रिवर्स, एक का नाम है काम, एक का नाम है मोक्ष। और काम जो है वो वोल्गा की ट्रिब्यूटरी है और मोक्ष दूसरी नदी की ट्रिब्यूटरी है। आप कहेंगे ये मियर कोइंसिडेंस है, इसमें क्या है? देखिए आज के ज़माने में क्या है, हमें जो समझना चाहिए, हम अपनी व्यापकता को नहीं समझ रहे हैं और भाषाएं हमें बता रही हैं कि वो, अब जैसे आजकल ईरान से लड़ाई चल रही थी इजराइल की। अब आपको पता है कि देवस, ये देवस शब्द भी लिथुआनियन भाषा में है, मगर यह देव शब्द जो है फारसी भाषा में भी प्रयोग होता था। आप में से शायद किसी ने ध्यान दिया हो ना दिया हो, पिछले दिनों अभी सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, तो एक प्राचीन ईरानी देवी हैं जिसका नाम जानते हैं क्या है? आरा देवी सूरा अनिता। आरा देवी नाम है और उनकी खासियत क्या है? उनके पीछे सूर्य की आभा चमक रही है और वो शेर पे बैठी हैं। नहीं, वो बाई कॉन्सिडेंस है, इसमें क्या हो सकता है? मतलब आजकल का जैसे लेफ्टिस्ट थॉट प्रोसेस है। अब आइए साहब, जापान में एक देवी है बैजेंटीन, वो गॉडेस ऑफ विजडम मानी जाती हैं, लोटस पे बैठती हैं और हाथ में वीणा है। कॉन्सिडेंस है, इसमें कोई कनेक्शन थोड़ी है। अब आइए साहब, चाइना में आइए, मंकी किंग ऑफ चाइना, आप जाके चेक करिएगा। तो एक ऐसा माना गया है कि ऐसे शक्तिशाली मंकी किंग था जो चट्टान को भी उठा लेता था, पहाड़ को, और उसको सारी पावर विंड से मिली थी। कॉन्सिडेंस है। अब आइए होंडुरास में, मंकी गॉड ऑफ होंडुरास। होंडुरास देश पता है ना कहां है? लैटिन अमेरिका में। ये अमेरिका के नीचे, मैक्सिको के नीचे, तो ग्वाटेमाला, होंडुरास, बेलीज, पनामा, ये छोटे छोटे देश जो नॉर्थ एंड सदर्न अमेरिका के बीच में है। उसकी आप फोटो देखेंगे तो उसमें तो मजेदार बात यह है कि जो मंकी किंग है वो घुटने के बल बैठा हो, गदा भी हाथ में लिए। कॉन्सिडेंस है। अब आइए साहब, इजिप्ट में जाइए, तो जो गॉडेस है क्रिएशन की, उसका नाम है MAAT मात। कॉन्सिडेंस है। और जो गॉड है क्रिएशन के, अभी भी नेट पे जाकर चेक कर लीजिएगा, उसका नाम है PITAH, पिता। कॉन्सिडेंस है। सब कुछ कॉन्सिडेंस है। ये मानना नहीं है कि वो आपस में हमारा कोई कनेक्शन, अरे हो ही नहीं सकता है। हम तो सब बाहर से लाए हैं ना, अंदर का तो कुछ हो ही नहीं सकता है। सारी भाषा बाहर से आई है, सारी संस्कृति बाहर से आई है, सब कुछ बाहर से आया है। हमारा अपना तो कुछ था ही नहीं। इसलिए अगर आप गौर से देखेंगे तो इतनी चीजें आपको बाहर मिलेंगी, इतनी चीजें मिलेंगी जो भारत का पूरा प्रभाव आपको दिखाई पड़ेगा। अब एक छोटी सी बात बताता हूं, हमारे का खाना भी बाहर से आया। आपको पता है आलू भी बाहर से आया है, गोभी भी बाहर से आई है, टमाटर भी बाहर से आया है और मिर्च भी बाहर से आई है। आलू, गोभी, मिर्च, टमाटर और आरे भी बाहर से आए हैं। सब कुछ बाहर से आया है। ऐसा दिमाग में आपके भरा गया है कि एवरीथिंग हैज कम फ्रॉम आउटसाइड, आपका कुछ नहीं है। और जितने अच्छे अच्छे खाने हैं ना, ये तो बाहर वालों ने हमको सिखाए हैं, जबकि मसाले वहां होते ही नहीं थे। मतलब मसालों के लिए यहां से व्यापार कर रहे थे और खाना बनाना हम उनसे सीख रहे थे। 56 भोग हमारे यहाँ है, पाक शास्त्र हमारे यहाँ है, आयुर्वेद हमारे यहाँ है और हम सीख उनसे रहे थे। आप में से शायद किसी को पता हो ना पता हो, 404 AD में जैसे गोथ, हूण, वांडाल्स, ये बारबरिक रेसेस होती थी ना, तो एक एलेरिक नाम का गोथ राजा था जिसने रोम को घेर लिया और उसने कहा रोम को अगर बर्बादी से बचना है तो 2 शर्तें रखी। क्या? 5000 पाउंड सोना, यानी आजकल के हिसाब से 2200-2300 किलो सोना, और 3000 पाउंड भारत की काली मिर्च, 3000 पाउंड्स ऑफ इंडियन ब्लैक पेपर। और इसकी इतनी डिमांड थी यूनान में, इतनी डिमांड थी यूनान में कि ग्रीस की सेनेट में ये बातें डिस्कस हुई हैं कि ब्लैक पेपर और ये जो कॉटन के कपड़े होते थे, इनकी वजह से इंडिया हैज बिकम द सिंकिंग शिप ऑफ गोल्ड। सारा सोना उनका वहां जा, और इसीलिए संस्कृत में ब्लैक पेपर या काली मिर्च का एक पर्यायवाची यवन प्रिय भी है। तो भैया वो रोम पे कब्जा करके भारतीय मसाला मांग रहे थे और खाना बनाना वो हमको सिखा रहे थे।
इसीलिए मैं कह रहा हूं ये जो टोपी पहनाई गई है इसको हमें बहुत समझने की जरूरत है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं आज का जो आपका यह कार्यक्रम है इसने आपके अंदर की बहुत सी मानवीय प्रवृत्तियों को जागृत किया है, क्योंकि मनुष्य और पशु में जो भेद है वो साहित्य संगीत और कला का ही है। कहा गया ना, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना तड़म न खाद्यान न पिदेव माना तद भाग देयम भरमम पशु नाम। यानी जो साहित्य और संगीत और कला जिस आदमी में तीन चीजें नहीं हैं तो बिना सींग और पूंछ का पशु है, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। और मैं अंत में कहना चाहूंगा, जब मैं पढ़ाता था बच्चों को तो क्या था, हमारे यहाँ एक योगा का क्लास कंपलसरी कर दिया गया। अब यहाँ से 30 साल पुरानी बात है। तो उस जमाने तक तो इंजीनियरिंग के जो बच्चे होते थे तब तक उत्तर प्रदेश में प्राइवेट कॉलेजेस नहीं थे, मध्य प्रदेश में भी नहीं थे, मतलब हिंदी बेल्ट में प्राइवेट कॉलेजेस लेट 90s में आए हैं। तो उस समय सेलेक्टेड गवर्नमेंट के कॉलेजेस होते थे, तो इंजीनियरिंग में सेलेक्ट होना बड़ी भारी उपलब्धि मानी जाती थी, क्योंकि सीटें ही बहुत कम होती थी। तो उनके अंदर एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता था। तो एक योग के जो शिक्षक थे तिवारी जी, वो गए वहाँ। अब वो अंग्रेजी नहीं बोल पाते थे, तो वो इंजीनियरिंग के बच्चे उनको बात की बात में अंग्रेजी में सवाल पूछ पूछ के परेशान करे। तो उन्होंने कहा साहब आप लोगों के बच्चे बड़े शैतान हैं और परेशान करते हो। मैंने कहा कि अगले दिन योगा का क्लास लेने मैं जाऊँगा। तो पहले तो मैंने उनको थोड़ा योग के बारे में बताया, फिर मैंने कहा क्यों तुम लोगों को ये लगता है ना कि तुम लोग तो साइंस साइड वाले हो तो तुम तो सुपीरियर हो, और जो आर्ट साइड वाले हैं वो इन्फीरियर हैं, यही तुम्हारे मन में है ना। तो एक दो बच्चे कहते हैं सर माना तो यही जाता है। तो मैंने कहा आप सुनो, मोटरसाइकिल चलाते हो ना? उन्होंने कहा हाँ सर। मैंने कहा क्या करते हो, पहले किक मार के स्टार्ट करते हो, फिर क्लच दबाते हो, फिर गियर चेंज करते हो, फिर धीरे धीरे एक्सीलेटर दबाते दबाते क्लच को छोड़ते हो और मोटरसाइकिल चलने लगती है। व्हाट इज दिस? दिस इज द साइंस ऑफ ड्राइविंग द व्हीकल। और मैंने कहा जब एक्सपर्ट हो जाते हो और सड़क पे यूं यूं लहराना शुरू करते हो, व्हाट इज दिस? दिस इज द आर्ट ऑफ ड्राइविंग द व्हीकल। तो विच इज सुपीरियर, द आर्ट इज सुपीरियर और द साइंस इज सुपीरियर? और साइंस जो भी है वो कंप्यूटर तुमसे तेज, तुमसे सटीक, तुमसे बेहतर कर देगा, मगर अभी भी एआई कविता बना तो देगी पर भावना उत्पन्न नहीं कर पाएगी, क्योंकि भावना मन का विषय है, अनुभूति का विषय है। इसलिए सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूं कि आप यह ध्यान रखिए कि कविता साहित्य जिसके लिए आज आपने किया है वो भावना का विषय है, और वो मशीन से परे है। जिस बुद्ध की ओर आप भाग रहे हैं वो मशीन के अंदर है। तो कवि के लिए कहा गया है कि कवि का माथा ही है अंबर, कवि के पग से पाताल बना, कवि के अधरों की लाली से रंग रूप उषा का काल बना, कवि रोया सावन घन उमड़े, मरु की चिर संचित प्यास बुझी, रिमझिम आंसू की बूंदों में करुणा को भी आवास मिला, कभी हंसा फूल हंस पड़े और हीरक हिम को भी हास मिला, पतझड़ के सूखे पत्तों को मुस्काता सा मधुमास मिला। कवि के अंतर में आग भरी, कवि की आंखों में पानी है, तुम कवि हो, कवि के जीवन की दुनिया से अलग कहानी है। और हमारे यहां ईश्वर को कवि माना गया है, इंजीनियर या साइंटिस्ट नहीं माना गया है। वेदों के नासदीय सूक्त में लिखा है कामस्तदग्रे समवर्ततादि मनसो रेता प्रथमम यदाचित सदाधार पृथ्वी तस्मय देवाय। उसमें कहा गया है कि अब इच्छा उत्पन्न होती है, कामना जो मन का अव्यक्त बीज है, जिसे अपने हृदय में धारण करके ईश्वर रूपी कवि ने संसार की रचना की। तो वो कहता हृदय प्रतिष्ठा कवयो मनीषा, जिसे हृदय में धार करके ईश्वर रूपी कवि ने संसार रूपी कविता की रचना की है। और वो रचना कैसे की है इसका भी उत्तर साहित्य में ही है। ये पॉइंट भी एंड में ऐड कर देता हूं कि दुनिया में जितने भी सभ्यताएं हैं ना, वहां ईश्वर सिर्फ पुरुष है, स्त्री तत्व का ईश्वर में कोई स्थान नहीं है। वेस्ट की फिलॉसफी तो ये मानती थी कि स्त्री में आत्मा ही नहीं होती, जैसे कुर्सी मेज है वैसे स्त्री है। और हमारे यहाँ क्या माना गया है, शक्ति का अधिष्ठान स्त्री तत्व में ही है। और ईश्वर में रचना कैसे होती है, दुनिया में सारी जगह सिर्फ
पुरुष है, हमारे यहां अर्धनारीश्वर की परिकल्पना है और साहित्य में उसका उत्तर है कि अर्धनारीश्वर स्वरूप में मिलकर स्त्री और पुरुष कैसे संसार की रचना करते हैं, जो कालिदास ने रघुवंश के प्रथम श्लोक में लिखा है, वागार्थमि संपृक्तो वागार्थमि प्रतिपतये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। यानी शब्द और अर्थ से मिलकर जैसे कविता बनती है, वैसे ही जगत के पिता भगवान शंकर और माता पार्वती जी के रूप से मिलकर इस संसार की रचना होती है। और इसलिए अंत में हिंदी भाषा के लिए आप सब लोग यह भी ध्यान रखिए कि एक और षड्यंत्र है। सिंपल हिंदी बोलो, प्लेन हिंदी बोलो। सिंपल हिंदी, प्लेन हिंदी का मतलब क्या है कि अंग्रेजी मिक्स्ड हिंदी बोलो, फारसी मिक्स्ड हिंदी बोलो। अरे मेरा कहना, शुद्ध हिंदी बोलिए। शुद्ध हिंदी आप बोलेंगे तो सभी भारतीय भाषाओं से जाकर बेहतर मिलेंगे। जैसे आप में से कितने लोग मुंबई गए हैं? जब एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो क्या बोलता है? छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमानतल। यहां क्या बोलता है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब बताइए, हवाई अड्डा शब्द अच्छा है, विमानतल अच्छा है? जब कोलकाता जाएंगे तो एयरपोर्ट पे क्या लिखा हुआ है? एग्जिट की जगह बहिर्गमन। यहां क्या लिखा? निकास। निकास अच्छा शब्द है कि बहिर्गमन? शुद्ध संस्कृत का शब्द है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, सुषमा स्वराज जी 1998 में बेलारी का चुनाव लड़ने गई थी कर्नाटक से, और 15 दिन के अंदर उन्होंने कन्नड़ भाषा में भाषण देना शुरू कर दिया था। आज की यंगर जनरेशन को तो ये पता भी नहीं होगा। तो मैंने एक बार सुषमा स्वराज जी से पूछा कि आपने इतनी जल्दी कन्नड़ कैसे अडॉप्ट कर ली? तो इससे पहले कि वो बोलती, उनके पति ने कहा, अब तो उनकी भी मृत्यु हो गई, उन्होंने कहा कि इनकी संस्कृत की बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग थी, तो कन्नड़ भाषा में जो संस्कृत के शब्द थे और जो संस्कृत से मिलते जुलते शब्द थे उनको लिया, और 300-400 शब्द जो भाषणों में अधिक प्रयोग होते हैं उनको प्रयोग करके एक स्पीच लिखी गई, और वो स्पीच देवनागरी भाषा में लिखी गई। और कहा कि इनकी स्मरण शक्ति इतनी तेज थी कि 10-12 बार स्पीच देने के बाद उन्होंने कागज भी हटा दिया और सीधे कन्नड़ भाषा में वो स्पीच देनी शुरू कर दी। यानी संस्कृत से जुड़ोगे, शुद्ध हिंदी से जुड़ोगे तो भारतीय भाषाओं से अधिक जुड़ोगे। तो बस जो लोग ये सोचते हैं कि हिंदी समाप्त हो जाएगी, तो महादेवी वर्मा जी की एक कविता की पंक्ति याद रखिएगा कि दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटेश्वर धूल में खोई निशानी। दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटेश्वर धूल में खोई निशानी। आज जिस पर प्रलय विस्मित, मैं हिंदी भाषा के लिए कह रहा हूं, आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित, चिनगारियों की हाट और विद्युत शिखाओं का ये मेला, पंथ रहने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। धन्यवाद।